नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष द्वारा विशेषाधिकार हनन को लेकर जताई नाराजगी। कहा, आरोप लगाने के साथ साथ सदन का समय होता है खराब। लोकसभा में आज पारित हो सकता है आप्रवास और विदेशी विधेयक। झारखंड में भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में पार्टी का रांची में चक्का जाम। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था के गिरते स्तर पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा गौवंश पर दिए गए विवादित बयान पर मचा बवाल। भाजपा ने कहा, तुष्टीकरण में लिप्त सपा प्रमुख यदुवंशी समाज का कर रहे हैं तिरस्कार। वक्फ बिल के खिलाफ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। भाजपा ने जताया विरोध। कहा, तुष्टीकरण की नीति पर उतरी डीएमके सरकार। और अमेरिका में 2 अप्रैल से विदेशी कारों के आयात पर 25% टैरिफ की घोषणा। ऑटो सेक्टर में गिरावट। ट्रंप ने कहा, घरेलू विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा। और अब विस्तार से समाचार। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत कई अहम विधेयक अब तक पारित किए जा चुके हैं। आज भी कई अहम विधेयक दोनों ही सदनों में सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों को 4, 6 और 8 लेन का बनाने से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं। उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, वो केवल अब 3, साढ़े 3 घंटे में हो जाएगा और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। इसके साथ ही लोकसभा में शून्यकाल के दौरान लोक के हित से जुड़े मुद्दे उठाए गए। शून्यकाल में सपा सांसद ने अवधेश प्रसाद ने अनुसूचित जाति के उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया। लोकसभा में सूचीबद्ध विधेयकों की अगर बात की जाए तो आज आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को चर्चा के बाद पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा की ओर से किए गए बदलावों को भी पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत मंत्रियों के वक्तव्यों के साथ हुई। इसके बाद उच्च सदन में सांसदों ने लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम सवाल पूछे गए। प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में बंद भारतीय मछुआरों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मछुआरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। Sir, the long-term plan rests on 2 initiatives, not of my ministry, but one of our other ministries. Sir, one is the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. It has an allocation of 20,050 crores, and the purpose of it is to fit boats with transponders so that you don't have this inadvertent crossing, acquisition of boats, nets, and training, to look at supporting deep sea fishing vessels and giving them equipment, and looking for alternatives, which is sea ranching of shrimps, seaweed and bivalve culture, new fish culture techniques, cage culture, cold chain technology. There is also, sir, a fund called Fisheries Aquaculture Infrastructure Development Fund, FIDF, which has an allocation of 7,522.48 crores. इसके साथ ही आज 2 विधेयक चर्चा और वापस किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। उच्च सदन में विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 को विचार और वापस किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। दोनों ही विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।
भाजपा के रांची ग्रामीण के महामंत्री और पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल महतो उर्फ टाइगर की हत्या पर भाजपा ने आज रांची बंद किया। इसके समर्थन में आजसू पार्टी, लोजपा समेत कई दलों ने इसका समर्थन किया है और भाजपा समेत कई अन्य संगठनों के समर्थकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्य की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर देर शाम को कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा हत्या के विरोध में कांके ब्लॉक चौक पर परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, अनिल महतो की कल दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्थिति का जायजा लेने के लिए देर शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई नेता पहुंचे थे, जिन्होंने घटना को लेकर रोष व्यक्त किया है। इसके अलावा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कांड को अंजाम देकर भागने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। हेमंत सोरेन के विफल सरकार के खिलाफ हमने ये बंद का आह्वान किया है और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी व्यावसायिक संगठन हैं, सभी ने हमें इस बंद में समर्थन किया है और हम इस निकम्मी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, उनकी आंखें खोलना चाहते हैं और फिर से जगाने की कोशिश इस बंद के माध्यम से कर रहे हैं। अब अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। रांची में अपराध कर्मी खुल्लक कांड कर रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे 50 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, महिलाएं त्राहिमाम कर रही हैं। हत्याओं का दौर चल रहा है, चोरी डकैती, और हद हो गया है। हम सब सड़क पर उतरकर आज विरोध कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक विरोध होगा। तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक रांची से अपराध मुक्त नहीं हो जाते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हुई, आज भारतीय जनता पार्टी ने रांची बंद का आह्वान किया और इसी का निमित्त आज हम सब कार्यकर्ता, मंत्री सहित केंद्रीय मंत्री साथ में बैठे हुए और हम लोग सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। और हेमंत सरकार में आज कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने ये निवेदन किया है रांची के लोगों से कि सड़क पर उतर करके और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें और इस अपराध मुक्त रांची, अपराध मुक्त झारखंड से राज्य को मुक्ति दिलाएं। सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मुख्यमंत्री आवास से मात्र कह सकते हैं 2 किलोमीटर के अंदर की घटना है और थाना से 500 मीटर भी नहीं होगा और अपराधियों ने पूरे सरकार को चुनौती दी है। अच्छे व्यक्ति थे, उनका पार्टी में भी और समाज में भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके इस घटना से हम व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मर्माहत हैं। सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं अपराधियों को तुरंत पकड़ के सख्ती से उनके साथ कानूनी सजा दी जाए। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा नेता चंपई सोरेन समेत अन्य भाजपा नेताओं ने झारखंड विधानसभा के बाहर भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा नेता अनिल टाइगर महतो को अपराधियों द्वारा गोली मारी गई और उनकी मौत हो गई। ये पहली घटना नहीं है। रांची और झारखंड में लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही हैं। रांची जिला पुलिस प्रशासन इनाम और प्रमोशन के लिए अपराधी को दिखा रही है कि पुलिस ने पकड़ा है। अनिल टाइगर महतो जी को अपराधियों ने गोली मार और उनकी मौत हो गई। ये पहली घटना नहीं है। रांची में या झारखंड में लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही। जिस प्रकार से पुलिस ने जो बयान बताया और उसके बाद मैंने लाहौरदगा जिला से भी हमने तहकीकात की, तो कहीं कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। रांची पुलिस प्रशासन और झारखंड की पुलिस ने इसको बड़ी और भी उसके अधिक कारीगरी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक बयान देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे थे। कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं,
कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के गौशाला से दुर्गंध वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने उन पर निशाना साधा। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि अखिलेश यादव को स्लॉटर हाउस से खुशबू आती है। उन्होंने कहा अखिलेश पर मुगलिया सोच इतनी हावी है कि वो लगातार भारतीय सनातन संस्कृति और मूल्यों का अपमान कर रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सभी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहकर कोई सनातन का विरोध करता है तो उसे हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूँगा अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता इन दोनों बयानबाजी को लेकर विवादों में हैं। राणा सांगो को लेकर टिप्पणी पर कई दिनों से सियासत भड़की हुई है। हालांकि इसी बीच अखिलेश यादव ने अपने एक बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने गायों को लेकर बयान दिया है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, किसान खासकर ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए कि वो अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह कट चुका है। दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए कि वो अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह से कट चुका है। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को भी गोबर से दुर्गंध आ रही है। उनकी पार्टी का समाप्तवादी में तब्दील होना तय है। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से राणा सांगा पर दिए गए बयान की निंदा की है। उनका कहना है समाजवादी पार्टी जिस तरह का समाजवादी पार्टी का इतिहास है वो हमेशा हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हमारे देवस्थान, हमारे मठ मंदिर, हमारे साधु संतों पर टिप्पणी करते रहे हैं। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार का इतिहास है, हमेशा उन्होंने हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हमारे देव स्थान, हमारे मठ मंदिर, हमारे साधु संतों के बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी को करते रहे हैं, वो उनका चरित्र है और प्रदेश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश में कानून का राज है और इस प्रकार की बयानबाजी करने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए और मैं लोगों से धैर्य बनाए रखें, मैं इस प्रकार की अपील करता हूं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भाजपा नेता पर हमले का मामला सामने आया है। इस बार उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता अर्जुन सिंह के आवास पर बम फेंके गए। जानकारी के मुताबिक 50 से 60 लोगों के समूह ने उनके आवास पर हमला बोला। भाजपा नेता ने उस दौरान पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। हमले को लेकर अर्जुन सिंह ने बयान देकर घटना की पूरी जानकारी दी। आपको बता दें, उनके आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे बाड़ी के ऊपर फिर बम मारा था, 2 ठो बम मारा, एक फटा है, एक ठो जिंदा कारतूस है। उसमें नमित सिंह, सद्दाम अंसारी जिसको चोट भी लगा है, और ये प्रेम बोल के, और इसके साथ 50-60 आदमी है। नमित सिंह को ये लोग बलि का बकरा बना रहा है, ये लोग बलि का बकरा बना रहा है। उसको सामने करके सोमनाथ श्याम पार्थो भूमि के लोगों को गैस देता है
और इस तरह की घटना करा था। ये सामने तो पुलिस के सामने हो रहा, सीसीटीवी छोड़ दीजिए, पुलिस के सामने तो ये घटना घटी, यहाँ तो पुलिस थी। तमिलनाडु विधानसभा में बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, जो विपक्ष के भारी विरोध के बीच पास हो गया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार वक्फ विधेयक में संशोधन करने का प्रयास कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों में बाधा इससे आएगी। इस बीच भाजपा की विधायक वनथी श्रीनिवासन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ सीएम स्टालिन की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार के पास संशोधन लाने का अधिकार है। It is an elected government here. The DMK is running a government. When the DMK is bringing any new law, I have put my question before the Honorable Chief Minister. In Tamil Nadu, any municipality or any panchayat or any corporation, whether they can bring any resolution of asking the state government to withdraw certain amendment or not to pass any act. So how this such a it is 150 years of the assembly here in Tamil Nadu, how a resolution could be passed like that? So we have to respect the constitution and also as well as the mandate of the people. So because of which we have opposed the resolution and we have walked out of the assembly. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 भाषा विवाद को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख अन्नामलाई के बीच जंग छिड़ गई है। एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 3 भाषा के बयान पर आलोचना की थी, जिस पर पलटवार करते हुए अन्नामलाई ने लिखा, अब पूरा देश जानता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के परिवार के पास निजी स्कूल हैं जो 3 भाषाएं और अधिक पढ़ाते हैं, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए समान नीति का विरोध करते हैं। वो आपको पाखंड कह रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 भाषा विवाद को लेकर एम.के. स्टालिन पर निशाना साधा था। उनका कहना था कि जब उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक खतरे में है तो वे विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक और मतुआ महासंघ के संस्थापक श्री हरिचंद ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, श्री हरिचंद ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। सेवा और आध्यात्मिकता पर जोर देने के कारण वे अनगिनत लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान और समानता, करुणा और न्याय को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। मैं पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर और बांग्लादेश के ओरकांडी की अपनी यात्राओं को कभी नहीं भूलूंगा, जहां मैंने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, मतुआ धर्म महामेला 2025 के लिए मेरी शुभकामनाएं, जिसमें मतुआ समुदाय की शानदार संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। हमारी सरकार ने मतुआ समुदाय के कल्याण के लिए कई पहल की हैं और हम आने वाले समय में भी उनके कल्याण के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। जय हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। कैश कांड के आरोपों में घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के विरोध में बार एसोसिएशन की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला रद्द किए जाने की मांग पर अड़ा हुआ है। बार एसोसिएशन मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम से अनुरोध किया कि वे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का तबादला वापस लें और न्यायिक कार्य के अलावा सभी प्रशासनिक कार्य वापस लें जो पहले ही वापस ले लिए गए हैं। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से मिलने सुप्रीम कोर्ट भवन में पहुंचे। देश में टीकाकरण की दर 100% तक सुनिश्चित हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोल्ड चेन मैनेजमेंट को मजबूत किया जा रहा है। देश में टीकों को सुरक्षित रखने के लिए सौर ऊर्जा चालित फ्रीज को पहाड़ी और कम बिजली वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान राष्ट्रीय कोल्ड चेन एवं टीका प्रबंधन केंद्र शुरू किया है, जो देश के सभी जिलों में कोल्ड चेन तकनीशियनों को प्रशिक्षण दे रहा है ताकि इनमें आने वाली तकनीकी खामियों को स्थानीय स्तर पर ही ठीक किया जा सके। कोल्ड चेन टेक्नीशियंस की किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, इस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीरज साहा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने।
केंद्र सरकार टीकाकरण को 100% तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर चल रही है और कैसे टीकाकरण को 100% कवरेज मिले, इसको लेकर के देश भर में जो टीकाकरण अभियान है उसमें कोल्ड चेन मेंटेन किया जाता है और कैसे किया जाता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर धीरज शाह हैं। डॉक्टर साहब बताइए कैसे आप कोल्ड चेन को मेंटेन करते हैं पूरे देश भर में ताकि टीकाकरण की जो लक्ष्य है 100% का उसको पूरा किया जा सके। जो कोल्ड चेन होता है, जो वैक्सीन का एक टेम्परेचर एक लोअर लेवल पे मेंटेन करना पड़ता है, जहाँ से वो बन रहा है मैन्युफैक्चरर लेवल से जहाँ तक वो पहुँच रहा है यूज़र लेवल तक। तो उसके बीच में बहुत सारे जगह होती हैं, वो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ बन रहा है, उसके बाद वो एक सेंटर तक गवर्नमेंट में पहुँचता है, वहाँ पे बड़े बड़े फ्रीजर्स होते हैं, फिर उसके बाद में और कोल्ड चेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डीप फ्रीजर होते हैं, फिर छोटे पॉइंट्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं जहाँ पे छोटे और फ्रीजर होते हैं। तो ये सारा एक कोल्ड चेन सिस्टम कहलाता है। तो हमारा संस्थान उस कोल्ड चेन सिस्टम को जो उनको मेंटेन करते हैं और जो जिनकी जिम्मेदारी उनको मेंटेन करने की है उनकी ट्रेनिंग में हेल्प करता है। सोलर पावर का कैसे उपयोग करते हैं? जो सोलर पावर है, बहुत सारे एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट है जहाँ पर सोलर टेक्नोलॉजी के हमारे पास कोल्ड चेन इक्विपमेंट भारत सरकार के पास हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हैं। तो वो सोलर इक्विपमेंट दो तरह से ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि सोलर टेक्नोलॉजी हमारी एक इन्वायरमेंटली फेवरेबल, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इस पर्पज़ से भी। और दूसरा है कि कहीं पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो है 24 आवर्स हो सकता है नहीं आती हो, वहाँ पे इंटरप्शंस हो जाते हों, तो ये इक्विपमेंट उनको इलेक्ट्रिसिटी डिसरप्शंस के बाद या जहाँ पे एनर्जी का सोर्स, क्योंकि ये वैक्सीन तो हर जगह पर देनी है, बिल्कुल पेरिफेरल एरिया में भी देनी है, पहाड़ों पर भी देनी है, ट्राइबल एरियाज़ में भी देनी है, तो सोलर इक्विपमेंट भी इंस्टॉल्ड हैं। टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करते हैं खासतौर पर ट्रैक करने में? मान लिया कोई कोल्ड चेन कहीं डिस्टर्ब हो रहा हो तो कैसे मंत्रालय को रिपोर्ट मिलता है? तो हम जितने भी कोल्ड चेन इक्विपमेंट हैं जो कि इंस्टॉल्ड हैं उनकी एक इन्वेंट्री यहाँ पर मेंटेन रहती है और उस इन्वेंट्री को रेगुलर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंटरनेट के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी कोल्ड चेन के पॉइंट हैं वो उसमें डेटा एंट्री करते हैं और हम उसको मॉनिटर करते हैं कि कब कितना इक्विपमेंट कितनी देर तक ठीक रहा, कितनी देर तक ख़राब रहा। और हम सिर्फ मॉनिटर ही नहीं करते, हम उसकी ठीक कराने में हेल्प करते हैं। कैमरामैन पीयूष के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बलिया में कच्चे तेल का एक विशाल भंडार मिला है। तेल के भंडार की खोज गंगा बेसिन में किए गए 3 महीने के सर्वेक्षण के बाद ओएनजीसी ने की है। ओएनजीसी के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ तेल का भंडार तो है लेकिन बहुत गहराई में है। इसके लिए 3001 मीटर गहरी बोरिंग कराई जा रही है। इस खुदाई के लिए रोजाना 25,000 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक खुदाई का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उम्मीद है कि अप्रैल महीने के आखिर तक तेल की सतह तक बोरिंग का काम पूरा हो जाएगा। यहां से पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद गंगा बेसिन में चिन्हित अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के कुएं खोदे जाएंगे। आपको बता दें कि जिस जगह ओएनजीसी को ये तेल का भंडार मिला है वो ज़मीन ओएनजीसी ने एक सेनानी परिवार से पट्टे पर ली है और सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान ओएनजीसी कर रही है। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर भारत ने कड़ा एतराज़ जताया है। रिपोर्ट में किए गए दावों को विदेश मंत्रालय ने सख्ती से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग द्वारा जारी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट को पक्षपाती और राजनीतिकरण से प्रेरित बताया है। मंत्रालय ने अमेरिकी पैनल को लेकर कहा कि SCIRF को एक चिंता के विषय के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट जारी होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आयोग भारत के धार्मिक विविधता और बहुलवादी ढांचे को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत कर रहा है और इसके लगातार आरोप भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को गलत तरीके से पेश करते हैं। इसके साथ ही जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों से आते हैं। इस बात के लिए भारत का समाज एक उदाहरण है कि विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक साथ रहते हैं। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।